हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद को रिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अनुच्छेद को याद करेंगे। तो इसका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 अनुच्छेद का दे दिया गया है, जो आपको 35 तक मिल जाएगा। अब 36 से लेकर के 51 तक हम लोग को याद करना है कोरिलेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ है 36, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। फर्स्ट जो भी आर्टिकल होता है वो उसका परिभाषा ही बताता है। तो यहाँ क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, मतलब ये नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित करता है। कौन सा आर्टिकल? 36 जो आर्टिकल है वो नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित करता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखें, यह है नीति, मतलब कह रहे हैं ना कि ऐसा नीति, मतलब ऐसा नीति बता रहे हैं कि ऐसा नीति देना, मतलब निर्देश देना, ऐसा निर्देश देना कि किसी को क्षति ना हो। ऐसे कहते हैं ना, अच्छा नीति किसी को बताओ या अच्छा निर्देश दो, अच्छा निर्देश दो जो अगले को क्षति ना हो। जो तुमसे अगर कोई निर्देश मांग रहा है या तुमसे कोई नीति मांग रहा है, अच्छी नीति मांग रहा है, तो उसे अच्छी नीति दो, ऐसी नीति दो जो उसे क्षति ना हो। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है कि नीति निर्देशन तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? 37 क्या कहता है कि इसे लागू करने, मतलब नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये बिल्कुल ही मौलिक अधिकार का अपोजिट है नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ ये जो है इसे न्यायालय लागू नहीं करता है। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे? बोल रहा है कि यहाँ देखिए तन गया है साथ में, तन गया। अगर कोई जैसे किसी में अगर झगड़ा ही होता है तो क्या होता है? दो आदमी के बीच झगड़ा होता है तो क्या होता है? साथ में तन जाता है। तन गया है साथ में, तन गया है साथ में। क्यों? न्यायालय नहीं जाना है, न्यायालय नहीं जा सकता। अब न्यायालय तो जा ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ कोर्ट तो कुछ बोलेगा नहीं, तो खुद में ही तन गया है साथ में, खुद ही लड़ने लगा है कि अब हम न्यायालय तो जा नहीं सकते, तो खुद ही लड़के ये फैसला कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ न्यायालय नहीं जा सकते, तो नहीं जाने में तो तन गया है साथ में, अब खुद ही फैसला करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 37 क्या बोलता है? इसे लागू करने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 38। तो 38 क्या कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। नीति निर्देशक तत्व का काम ही है कि राज्य के कल्याणकारी राज्य की इसमें वो किया जाता है। तो यहाँ क्या है कि लोक कल्याण, मतलब लोगों के कल्याण के लिए आप सामाजिक व्यवस्था बनाते रहिए। ये सरकार का, इसमें सरकार जो है काम करता है जो लोक कल्याण के लिए। तो कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ क्या है, तन गया है कि हार्ट से, तन गया है कि हम हार्ट से कि लोगों का कल्याण करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? तन गया से 3 लेना है। हार्ट से हम लोग कल्याण किसी को हार्ट से करते हैं, तो लोगों का कल्याण करने के लिए तन गया है, लोगों की कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। तो ये आर्टिकल 38 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। तो 39 क्या कहता है? 39 का एक क्या कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सभी के लिए समान न्याय होगा और सभी के लिए निःशुल्क विधिक, मतलब जो इसके मतलब सक्षम नहीं है, जो विधिक न्याय सहायता में सक्षम नहीं है, उसको विधि का मतलब कानून का ज्ञान जो है आपको निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, और क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो यहाँ 3 जो ये तीनों, यहाँ ये और ये तीनों, ये क्या, कौन सा आर्टिकल कहता है? 39, मतलब 39 आर्टिकल जो है ये बोलता है। तो कैसे याद करेंगे? बोल रहा है तन गया है कि नहीं, हम न्याय नहीं देंगे, तन गया है। नहीं तो बोला जाएगा कि तनने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अब अनुच्छेद ही बनाया हुआ है कि समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क, मतलब यहाँ पे फ्री में विधि सहायता मिलेगा। फ्री में मतलब तनो नहीं, तुम्हें निःशुल्क मतलब फ्री में विधि का सहायता मिलेगा, कानून का ज्ञान तुम्हें क्या होगा? विधि मतलब फ्री में मिलेगा। और यहाँ फिर है तनो नहीं, क्यों? क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन, जो काम करेंगे तो सभी को, अगर किसी को 50 रुपये दिए तो अगले को भी 50 ही देंगे। यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ये 39 आर्टिकल कहता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का, गांव वगैरह में क्या होता है? पंचायत होता है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन, इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखिए
गांव में क्या होता है, पंच होते हैं। पंच लोग ही जो है मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, पंच होते हैं। तो क्या करते, कहते हैं ना कि गांव में पंच का चलता है 40। तो यहाँ क्या कहेंगे, गांव में गांव में किसका चलता है, तो गांव में पंच का चलता है। ठीक है, तो गांव में किसका चलता है, गांव में पंच का चलता है। तो चलता से 40, तो आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन को बताता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है 41 आर्टिकल क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब कुछ ऐसा दशा हो जिसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आप 41 कहते हैं। यहाँ कैसे याद करेंगे, देखिए चारों तरफ प्रत्येक आदमी, अभी देखिए कोरोना का टाइम है तो क्या बोलता है कि अगर आप लोग सक्षम हैं तो आप किसी को खाना खिला दीजिए, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दीजिए। तो क्या है, उसको कुछ अगर उसको खाना खाना लोक सहायता करने का मतलब ही हुआ कि अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दीजिए, किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़े दे दीजिए। तो ये क्या है, चारों तरफ प्रत्येक आदमी को ये बात बोल रहा है कि अगर आप इस काम में सक्षम हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आप शिक्षा किसी को, अगर आपके अंदर शिक्षा है, आप शिक्षा किसी को दे सकते हैं तो आप शिक्षा फ्री में दे दीजिए। किसी को काम दे दीजिए, अगर काम दे सकते हैं तो आप काम दे दीजिए। किसी को लोगों का सहायता कर सकते हैं तो आप सहायता कर दीजिए। तो ये चारों तरफ प्रत्येक आदमी को बोला जा रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 41 क्या बोलता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल है 44 आर्टिकल क्या कहता है कि सभी नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता। 44 क्या कहता है, सभी नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए क्या कहेंगे, यहाँ अब चोरी चारों तरफ बताया जा रहा है कि अब चोरी नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना, पहले क्या होता था कि जिसके पास पैसा होता था वो पैसे दे करके नौकरी ले लेता था, और जिसके पास पैसा नहीं होता था तो वो नौकरी नहीं दे पाता। तो क्या है, अब चारों तरफ ये बताया जा रहा है कि अब चोरी नहीं चलेगा। अब सभी नागरिक को एक समान नागरिक संहिता, मतलब एक समान नागरिक संहिता मिलेगा। सभी नागरिक को एक समान नागरिक संहिता मिलता है। यहाँ क्या है, ट्रिक क्या लेना है कि चोरी चारों तरफ ये बोला जा रहा है कि अब चोरी नहीं चलेगा, अब चोरी नहीं चलेगा। तो चारों तरफ ये बोला जा रहा है चोरी नहीं चलेगा। तो चोरी चारों तरफ से 4, चोरी से 4, तो 4 से हो गया 44। 44वां आर्टिकल क्या कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये हम लोग मौलिक अधिकार में भी पढ़े थे, नीति निर्देशक तत्व में भी पढ़े थे, और हमारा मौलिक कर्तव्य में भी ये तीनों में ये आता है। ये 6 वर्ष से लेकर 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ कहते पता है तुम्हें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। अगर हम बता देते हैं कि जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलेगा, तो कहेंगे ये बात तुम्हें पता है कि तुम्हें फ्री में शिक्षा मिलेगा, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे तुम्हें फ्री में शिक्षा दिया जाएगा तुम्हारे बच्चों को। तो क्या होगा, तो ये चीज़ हम लोग किसी से पूछते हैं कि तुम्हें ये बात पता है, तो पता से 45। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है 46। तो 46 आर्टिकल क्या कहता है कि SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। जैसे अभी देखते होंगे कि जो है आरक्षण का बात जो आता है, तो आरक्षण का जो है आर्टिकल, आरक्षण जो अभी सभी को मिलता है वो किस आर्टिकल के तहत, तो वो 46 के तहत मिलता है कि SC ST हो या जो भी दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनको जो है आर्थिक हितों की अभिवृद्धि मिलती है। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए चारों तरफ छी ना हो, जैसे कहते हैं चारों तरफ उनका छी ना हो, इसीलिए उन लोगों को भी ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है कि चारों तरफ छी ना हो, इसलिए दुर्बल वर्गों के लोगों को क्या किया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है कि वो भी आगे बढ़ सके। तो ये क्या होगा, SC ST और दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। तो ठीक यहाँ लेना है, चारों तरफ छी ना हो, इसलिए दुर्बल वर्गों को, जिसमें आते हैं SC ST OBC और अभी EWS, तो ये सब जो भी है शैक्षिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है कि वो भी आगे बढ़े। नेक्स्ट है आर्टिकल 47। तो 47 आर्टिकल क्या कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार। मतलब अच्छा खाना होना चाहिए, जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे आप, यहाँ है 47, मतलब 47 यहाँ है 47। यहाँ कहते हैं सताओ मत, उसको खाना दो, अच्छा खाना दो, उसका जीवन अच्छा बनाओ, उसको सताओ मत, उसको खाना अच्छा दो। नहीं तो क्या होता है, खाना अगर अच्छा नहीं खाने के बाद क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो सताओ मत, उसे
अच्छी पोषाहार दो, जीवन अच्छा दो, और स्वास्थ्य अगर तबीयत खराब है तो उसे मेडिसिन वगैरह दो, उसको डॉक्टर के पास दिखाओ। तो ये सब जो है किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 47 के तहत। यहाँ पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार जो है आर्टिकल 47 मतलब 47 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल 47 में ही है कि हानिकारक नशीली पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। जैसे अभी जो ये ट्रेंड में है, क्योंकि अभी बहुत सारा कहते हैं कि पान मसाला को प्रतिबंध किया गया है, या फिर देखिए बिहार में जैसे था कि दारू को बंद कर दिया गया। तो शराब पीना क्या हानिकारक, नशीली पदार्थ जितने भी शराब वगैरह है वहाँ बंद करने के लिए। तो इस आर्टिकल के तहत कहता है 47। क्योंकि शराब पी करके क्या करते थे वो लोग जो है सताते थे, क्या करते थे अपनी पत्नी को मारते थे। जब शराब पीते थे नशे में क्या करते थे? मारते थे। और नशे में क्या होता है? उनका भी हानि होता है, उनके भी शरीर का हानि होता है। तो इसलिए उनको किसी को सताए ना, इसलिए उसको बंद का हानिकारक नशीली पदार्थ के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये 47 आर्टिकल कहता है। 47 ये भी और ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 48। तो 48 आर्टिकल क्या कहता है कि गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशु के वध पर प्रतिबंध। जितने भी जो है पशु गाय दूध देती है, जो भी पशु दूध देती है उसके वध पे, उसको मारने पर प्रतिबंध लगाया। ये 48वां जो है 48वां आर्टिकल 48 बोलता है। बोलते अरोमत 48 में अरोमत, जिसमें गाय, बछड़ा और जो भी दुधारू पशु हैं उनको वध पे प्रतिबंध। यहाँ बोलता है अरोमत प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाय, बछड़ा और जो भी अन्य दुधारू पशु हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है 48 का ए। 48 का ए बोलिए या क बोलिए। तो 48 का ए क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। तो यहाँ भी वही बोला है कि अरोमत, प्रत्येक एक आदमी है उसको बोला जा रहा है कि आप पर्यावरण का, आप लोग ही पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक एक आदमी अगर आप लोग ही कीजिएगा संरक्षण, तभी जो है पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। तो पर्यावरण का संरक्षण कीजिए और वन्य जीवों की रक्षा कीजिए। ठीक है, तो ये 48 का एक कहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ तक तो 48 का हो गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 49 का ये क्या कहता है कि यहाँ पे 49 का क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानीय वस्तु का संरक्षण। तो यहाँ पे जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीज़ हैं, ठीक है, उसको हम स्मारक था वस्तु को हम संरक्षण करें। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम लोग को देश की बात आती है तो क्या होता है, या राष्ट्र के बारे में हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है? चाव से सुनते हैं हम लोग, ऊना चाव से सुनता है, ऊना चाव से सुनता है। तो ऊना चाव मतलब हम लोग को राष्ट्र के महत्व को समझना है, उसके स्मारक को, उसके स्थान को, वस्तु को संरक्षण करना है। तो ऊना चाव से ही बात सुन रहा है। तो 49 से हो जाएगा कि 49 में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तु का संरक्षण करना 49 बोलता है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? आर्टिकल 50 में क्या है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आर्टिकल 50। तो इसे कैसे याद करेंगे? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसे कहते हैं ना, अगर दो दोस्त अगर साथ रहते हैं, जैसे मानिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दोस्त है, दोनों दोस्त हैं और दोनों साथ है, ठीक है। और क्या हुआ, दोनों साथ रहते थे बट क्या हुआ, पृथक हो गए, मतलब अलग हो गए। तो अगले को क्या होता है, ये बात कहते हैं ना, अब पच नहीं रहा है। जैसे अगर कोई मतलब बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो अगर किसी को बताते हैं कि वो दोनों अलग हो गया तो ये चीज़ पचता नहीं है कि इतना बेस्ट फ्रेंड थे फिर कैसे वो दोनों अलग हो गया। तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों दोस्त हैं और वो क्या हुए, अलग हो गए। तो ये चीज़ जो है अगले को पछता नहीं कि वो तो बहुत बेस्ट फ्रेंड थे तो फिर कैसे अलग हो गए। तो कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है देखिए 51। तो 51 आर्टिकल क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, एक वन में क्या होता है, शांति मिलता है। अब जब एक वन में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ शांति मिलता है और वहाँ पे सुरक्षा करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर होंगे तो वहाँ पे सुरक्षा की ज़रूरत है। शांति तो मिलती है बट सुरक्षा की ज़रूरत है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि एक वन में यहाँ से 51 लेना है और शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से याद रखना है कि आर्टिकल 51 क्या कहता है कि शांति और सुरक्षा देख लेंगे तो यही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
नेक्स्ट ये आपका नीति निर्देशक तत्व भाग 4 जो है 36 से 51 तक कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट जितना भी था वो हो गया। अब है आर्टिकल, अब 51 का ए में एक कहता है कि 4 का ए, इस अगर भाग पूछता है तो वो है 4 का ए, और 51 का ए में क्या आता है, मेरे मूल कर्तव्य, मेरे 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11 मूल कर्तव्य, तो यहाँ 51 का ए ही बोलता है कि हमारे मूल कर्तव्य। तो इसे कैसे याद करेंगे, कहेंगे एक वन में, एक वन को सही से रखना। एक वन को ऐसे कहते हैं ना, पेड़ पौधे को जलाइए मत, पेड़ पौधे को काटिए मत, जंगल को जलाइए मत, ये सब क्या है, एक वन में ये प्रत्येक आदमी का मूल कर्तव्य है कि उसको सही से रखे। ठीक है, तो एक वन का प्रत्येक आदमी को, ए से लेना है, प्रत्येक आदमी को, ए से कोई एक पर्सन है उसका सभी का मूल कर्तव्य है कि उसे सही से रखे। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।